राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आदर्शवादी दृष्टिकोण की उपयोगिता। आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है? आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आदर्शवादी दृष्टिकोण की क्या भूमिका है? आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचनाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, दोष क्या हैं? तो आइए आज डिस्कस करते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच, मीनिंग एंड इट्स क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन। आदर्शवादी दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का आदर्शवादी दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का उद्भव 1919 से माना जाता है। 1919 से 2023 तक इस विषय ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। सामाजिक विज्ञानों के विषय के एक भाग से शुरू होकर यह विषय निरंतर प्रगति की ओर है। पहले डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के रूप में पढ़ाया जाता था, धीरे धीरे इस विषय का एक स्वतंत्र अध्ययन किया जाने लगा। यह विषय अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों की तरह पूर्ण स्वायत्त तो नहीं है, लेकिन निरंतर स्वायत्तता की ओर अग्रसर है। एक शताब्दी की विकास यात्रा में अनेक अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने इस अध्ययन के लिए सर्वमान्य उपागमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास किया। इस विषय का अध्ययन बहुत से उपागमों या दृष्टिकोणों के माध्यम से किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो उपागम प्रयोग में लाए जाते हैं वो आदर्शवादी उपागम, यथार्थवादी उपागम, परंपरावादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम और व्यवस्था उपागम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आदर्शवादी उपागम का, कि आदर्शवादी उपागम क्या है। आदर्शवादी उपागम का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में क्या महत्व है? आदर्शवादी उपागम एक प्रकार से राष्ट्रों के आदर्श पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रों के नैतिकतापूर्ण व्यवहार पर आधारित है। यह उपागम क्या होना चाहिए पर बल देता है, व्हाट शुड बी, न कि व्हाट इज, क्या है। यह उपागम राष्ट्रों की सकारात्मक विदेश नीति के अध्ययन पर आधारित है। आदर्शवादी उपागम में युद्ध, हिंसा, तनाव, शक्ति, निरंकुशता, भय और भ्रम का कोई स्थान नहीं। यह उपागम इस विचार पर बल देता है कि दुनिया में बहुत से लोग अच्छे हैं और वे पूरी दुनिया में अच्छाई का संदेश फैलाकर दुनिया को हिंसा, तनाव और युद्ध से भयमुक्त करके लोगों में सहयोग, समन्वय, बंधुत्व और परोपकारिता की भावना का संचार कर सकते हैं। आदर्शवादी उपागम एक शांतिप्रिय, सुरक्षित एवं खुशहाल विश्व का आदर्श स्थापित करना चाहता है। अब प्रश्न उठता है कि उपागम या दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ अप्रोच। उपागम दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा गम। उप का मतलब होता है निकट और गम का मतलब होता है जाना, यानी किसी विषय या वस्तु के निकट या उसकी गहराई में जाना। उपागम का अर्थ है मानकों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार वस्तु लेने या छोड़ने का निर्णय लिया जाता है। किसी विषय या वस्तु का अध्ययन कई उपागमों से किया जाता है। उदाहरण के लिए आदर्शवादी उपागम, यथार्थवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। दूसरा इसमें कंसेप्ट जो पॉइंट अवधारणा का है कि अवधारणा किसे कहती है। अवधारणा विचारों के पुंज को कहा जाता है, विचारों के समूह को कहा जाता है, संग्रह कहा जाता है। इसमें कुछ सर्वमान्य मान्यताएं होती हैं। सर्वमान्य का मतलब जो सब जगह मान्य हो। सर्वमान्य ही विचार होते हैं, ऐसे विचार जो सभी को मान्य। हाइपोथेसिस, उपकल्पनाएं, वो भी सर्वमान्य हैं। निष्कर्ष है वो भी सर्वमान्य है। जैसे समानता की अवधारणा है, स्वतंत्रता की अवधारणा है, ये हर जगह मान्य है। ये विचार हर जगह स्वीकृत है।
उपागम के बाद अवधारणा के बाद तीसरा चरण सिद्धांत का आता है कि सिद्धांत किसे कहते हैं। सिद्धांत एक प्रकार से विचारों के सामान्यीकरण है, उपकल्पना या निष्कर्ष का अंतिम चरण है। यानी जब उपागम, अवधारणा और उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो सिद्धांत की है। जब विचारों का सामान्यीकरण कर दिया जाता है, हाइपोथेसिस के रूप में लिया जाता है, निष्कर्ष के रूप में लिया जाता है, तो सिद्धांत का स्वरूप धारण कर लेता है। सिद्धांत का स्वरूप उपागम या अवधारणा से ही स्थापित होता है। उपागम और सिद्धांत का गहरा संबंध है, जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी उपागम का उद्भव कैसे हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर वैसे देखा जाए, अगर हम ऐतिहासिक अध्ययन करें तो 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का, अहिंसा का, शील का, करुणा का, दया का संदेश दिया था, मानवता का संदेश दिया था। और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी और बौद्ध धर्म युद्ध के बिल्कुल पूरी तरह से विरुद्ध था। किसी प्रकार की हिंसा में महात्मा बुद्ध विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने भी पूरी तरह से युद्ध के जो दुष्परिणाम थे उनसे द्रवित होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, युद्ध न करने का वचन लिया। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आदर्शवादी उपागम जो है बहुत ही पुराना है, महात्मा बुद्ध के समय से है। इसके बाद जितने भी भारत में या विश्व के अन्य देशों में संत महात्मा आए, विद्वान आए, उन्होंने शांति का संदेश दिया। उन्होंने मानव धर्म के पालन पर बल दिया, मानवीयता को बनाए रखने के ऊपर बल दिया। और उनका शांति का संदेश किसी एक प्रदेश तक, किसी एक राष्ट्र, किसी एक महाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्लोबल था, वैश्विक था। पूरी दुनिया के लिए उनका संदेश था कि दुनिया में किसी के साथ अत्याचार न कीजिए, दूसरों के साथ हिंसा न कीजिए, तनाव न कीजिए, दूसरों से घृणा न कीजिए, दूसरों से प्रेम का, दया का, सहयोग का, समन्वय का संदेश दिया। और उसके बाद अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1795 में कॉन्डरसेट नाम का एक विद्वान हुआ है। उन्होंने ऐसी विश्व व्यवस्था का उल्लेख किया जिसमें हिंसा, संघर्ष, तनाव, अत्याचार या युद्ध का अभाव होगा। उसके बाद 1919 में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया और इन्हीं को आधार मानते हुए विश्व शांति के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। वुड्रो विल्सन को एक शांति प्रिय राजनीतिज्ञ के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए 14 सूत्रों का एक प्रोग्राम बनाया। विल्सन के प्रयासों से विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना और 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूसी राष्ट्रपति बोल्सिन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के प्रयासों से विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, जैसे बातचीत, मध्यस्थता, जांच पड़ताल, कूटनीति, सत्य सेवा, पंच निर्णय के प्रयोग पर बल दिया गया। आदर्शवादी उपागम विश्व में शांति, सहयोग, बंधुत्व, मानव कल्याण एवं अंतर्राष्ट्रीय जनमत व अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अध्ययन एवं विश्लेषण पर बल देता है। आदर्शवादी उपागम के समर्थकों में प्रमुख समर्थक कॉन्डरसेट है, वुड्रो विल्सन है, बर्ट्रैंड रसल है, गार्नर है, कमिंसी राइट है, हेनविक है, हर्शे हाइड है, रिचर्ड है, रिचर्ड कॉन्डेन है, जॉन रस्किन है, महात्मा गांधी है। अगर इतिहास में जाएं तो हम महात्मा बुद्ध को ले सकते हैं, ईसा मसीह को ले सकते हैं, महावीर जयंती इत्यादि को ले सकते हैं। इन्होंने भी दुनिया में
मानवीय धर्म के पालन पर बल दिया, मानवीयता को बनाए रखने पर बल दिया, मानव का मानव के साथ प्रेम करने पर बल दिया, हिंसा को त्यागने पर बल दिया, युद्ध को त्यागने पर बल दिया, दया, शील, प्रज्ञा, करुणा का संदेश दिया। और इनका संदेश किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि वैश्विक था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। अब आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है, पहचान क्या है। आदर्शवादी दृष्टिकोण की पहली पहचान यह है कि ये शांति पर बल देता है। यह उपागम राष्ट्रों के मध्य शांति के निर्माण एवं स्थापना को बनाए रखने के प्रयासों पर आधारित है। इस उपागम की मान्यता है कि अत्याचार व विषमता पूरी विश्व में शांति को जन्म देती है। राष्ट्र अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकती हैं। इस उपागम की मान्यता है कि समानता और न्याय विश्व में शांति बनाए रख सकती हैं। अगर पूरे विश्व के राष्ट्रों में हर प्रकार से कार्यों के लिए समानता होगी, दूसरे राष्ट्रों के साथ न्याय किया जाएगा, तो दुनिया में कहीं पर भी अशांति नहीं होगी, कहीं पर भी टकराव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, युद्ध या हिंसा नहीं होगा। इसलिए इस उपागम की मान्यता है कि अगर राष्ट्र न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण व्यवहार में विश्वास रखते हैं तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। हमें किसी प्रकार से युद्धों की आवश्यकता नहीं होगी और किसी प्रकार से कुटिल चालें जो है वो अपनाने की जरूरत नहीं होगी। आदर्शवादी उपागम की एक महत्वपूर्ण विशेषता युद्ध की या हिंसा की निंदा करना है। यह उपागम युद्ध को पूरी मानवता के लिए विनाशक मानता है। युद्ध में किसी व्यक्ति या राष्ट्र का कभी कल्याण नहीं होता, इस उपागम का मानना है। युद्ध से राष्ट्रों के मध्य ज़्यादा तनाव, टकराव, संघर्ष और प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है, जिससे मानव का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। इस उपागम की मान्यता है कि युद्ध से मानव कल्याण का जो उद्देश्य है वो अधूरा रह जाता है। युद्ध की कभी शुरुआत नहीं होनी चाहिए। युद्ध की शुरुआत होने पर जितना जल्दी हो सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। आदर्शवादी उपागम के जितने भी समर्थक वे मानते हैं कि युद्ध किसी भी अवस्था में किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। युद्ध से चारों तरफ विनाश होता है। हर राष्ट्र को प्रयास करना चाहिए कि पहले तो युद्ध शुरू ही ना हो। अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके सभी राष्ट्रों को मिल करके युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मानवता जिंदा रह सके, मानव का कल्याण सुरक्षित रह सके। आदर्शवाद शक्ति की राजनीति का भी विरोध करता है। आदर्शवादी चिंतक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थवादी चिंतकों की तरह केवल शक्ति की राजनीति नहीं है। आदर्शवादी चिंतक मानते हैं कि राष्ट्रों के मध्य संबंध केवल शक्ति पर आधारित नहीं है। शक्ति के साथ साथ अन्य तत्वों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे नैतिकता है, जनमत है, सहयोग है, सह-अस्तित्व की भावना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने में नैतिक मूल्यों का भी बड़ा योगदान है। आदर्शवादी चिंतक यथार्थवाद अथवा मार्गन्तरवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के महत्व को बनाए रखना चाहते हैं। उस महत्व का संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचरित करना चाहते हैं। आदर्शवादी चिंतक मानते हैं कि प्राकृतिक या अप्राकृतिक संकट के दौरान जो है बहुत सारे राष्ट्र संकटग्रस्त राष्ट्रों की मदद करते हैं, और वो किसी शक्ति के आधार पर नहीं करते बल्कि नैतिक आधार पर करते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से पीड़ित राष्ट्रों की दूसरे राष्ट्र मदद करते हैं। आदर्शवाद का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मानवीय मूल्यों का महत्व। आदर्शवादी उपागम के जितने समर्थक हैं वो मानवीय मूल्यों पर बल देते हैं। मानवीय मूल्य क्या है? जैसे प्रेम है, सहयोग है, बंधुत्व है, त्याग, परोपकारिता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, ये सभी मानवीय मूल्य है, प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को इनका व्यवहारिक उपयोग करना चाहिए। दूसरों के साथ मानवीय मूल्यों को बनाए रखना चाहिए।
आदर्शवादी उपागम के समर्थक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मधुरता, प्रगाढ़ता और निकटता मानवीय मूल्यों से ही आ सकती है। मानवीय मूल्यों को धारण करके हम राष्ट्रों में तनाव, टकराव, संघर्ष, निरंकुशता, भय और भ्रम को समाप्त करके पूरी दुनिया को तनाव मुक्त, भय मुक्त और भ्रम मुक्त कर सकते हैं। आदर्शवादी उपागम दुनिया में मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्व शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे बर्ट्रैंड रसेल ने जो है इंग्लैंड के युद्ध में भाग लेने पर विरोध किया था, हालांकि उनके साथ तानाशाही की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी टकराव होता है, हिंसा होती है या विश्व युद्ध की संभावना होती है, तो जितने भी आदर्शवादी चिंतक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो सभी जो है युद्ध का विरोध करते हैं। आदर्शवादी उपागम में निरंकुशता का विरोध किया जाता है। आदर्शवादी उपागम के समर्थकों का मानना है कि शक्ति की निरंकुशता न केवल राष्ट्रों के आंतरिक क्षेत्र में बल्कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों की शांति एवं न्यायप्रियता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। आदर्शवादी चिंतकों का मानना है कि किसी राष्ट्र की निरंकुशता वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता व अधिकारों पर अतिक्रमण करके अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी चुनौती पेश करती है। आदर्शवादी उपागम में दार्शनिक राजा और आदर्श सरकार की कामना की जाती है ताकि पूरी दुनिया में शांति और न्याय का संदेश फैले। यानी निरंकुशता जो है जिस देश में होती है उस देश के लोगों की भी स्वतंत्रता के लिए चुनौती होती है और पूरी दुनिया की स्वतंत्रता के लिए, शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए चुनौती होती है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार को जन्म देने में जर्मन शासक हिटलर, इटली शासक मुसोलिनी, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन दोनों राष्ट्रों की नाजीवाद और फांसीवाद की विचारधारा ने, निरंकुश शासन ने बहुत सारे राष्ट्रों को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे जो है 1939 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो समाप्त हुआ। यानी निरंकुशता ने पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया और अपार जनधन की हानि हुई। मानव स्वभाव की अच्छाई पर बल देने में यह उपागम विश्वास रखता है। ये उपागम मानता है कि मानव स्वभाव में कुछ बहुत सारे अच्छे गुण हैं। दुनिया में सभी व्यक्ति बुरे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे स्वभाव के हैं और इन व्यक्तियों में दया, त्याग, परोपकारिता, अहिंसा, बंधुत्व और सहनशीलता के गुण विद्वान हैं। इस उपागम के समर्थक मानते हैं कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पूरी दुनिया में अच्छे स्वभाव का परिचय देकर एक आदर्श विश्व की स्थापना कर सकते हैं। आदर्शवादी चिंतकों में जैसे महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, महावीर स्वामी, जॉन रस्किन, बर्ट्रैंड रसेल, महात्मा गांधी की विचारधारा को लिया जाता है। इन संतों ने, महात्माओं ने, धर्मगुरुओं ने, राजनीतिज्ञों ने एक प्रकार से अपने राष्ट्र में ही शांति का, प्रेम का, भाईचारे का संदेश नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि मानवता को बचाए रखना है तो दुनिया में आदर्शवादी उपागम सबसे श्रेष्ठ है। आदर्शवादी उपागम में समता का समर्थन किया जाता है, इक्वेलिटी का, कि सभी राष्ट्रों को समतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दुनिया में के किसी भाग में किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु का मानना है कि असमानता क्रांति की जननी है। असमानता किसी क्षेत्र में हो, किसी प्रदेश में हो, किसी राष्ट्र में हो, दुनिया के किसी भाग में हो, जहाँ असमानता होगी, जहाँ भेदभाव होगा, वहाँ क्रांति संभव है, वहाँ हिंसा संभव है, युद्ध संभव है। इसलिए असमानता नहीं बल्कि हर जगह समानता होनी चाहिए, हर देश में समानता होनी चाहिए, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है सबता ही समानता होगी। आदर्शवादी समर्थक मानते हैं कि दुनिया में व्यक्ति व्यक्ति के बीच किसी तरह का भेदभाव या अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। 1992 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने एक बड़ा जो है आदर्श योगदान दिया कि उन्होंने रंग भेद की नीति के विरोध में 3 दशक तक जेल में रहे।
लेकिन रंग भेद की नीति समाप्त होने पर सभी अत्याचारियों को उन्होंने देश व मानवता के हित में अक्षम कर दिया। यानी जिन लोगों ने जेल के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, अमानवीय अत्याचार किए थे, जेल से छूटने के बाद देश से रंग भेद समाप्त होने के साथ उन सभी अत्याचारियों को उन्होंने मानवीय आधार पर माफ़ कर दिया। तो ये एक समता का संदेश है, मानवता का संदेश है, जो पूरे विश्व के लोगों को एकीकृत करने में, संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण में विश्व राज्य का आदर्श स्थापित किया जाता है। आदर्शवादी चिंतक मानते हैं कि विश्व राज्य की स्थापना करके पूरे विश्व में राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद व संकीर्णता को प्रभावहीन किया जा सकता है। विश्व राज्य में रहते हुए राज्य अपनी संपूर्णता, एकता, अखंडता को खोए बिना पूरी पृथ्वी के मानव कल्याण में निरंतर अपना प्रयास जारी रखे। विश्व राज्य की धारणा में पश्चिमी विचारकों के साथ भारतीय चिंतकों स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का पालन किया ताकि पूरी दुनिया में मानवता बनी रहे। यानी विश्व राज्य का जो सपना है वो राष्ट्रवाद की संकीर्णताओं से ऊपर उठ कर के है। वो पूरे विश्व में मानवता की भलाई के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के विकास को बनाए रखने के लिए। आदर्शवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संगठन व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर बल देता है। इस उपागम के समर्थकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थाएं राष्ट्रों के मध्य तनाव, टकराव, संघर्ष एवं युद्धों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, लेकिन जर्मनी, जापान, इटली की निरंकुशता के कारण राष्ट्रसंघ युद्ध को रोकने में असफल रहा। तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पिछले 76 वर्षों से यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सफल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 16 विशिष्ट अभिकरण जैसे अंकटाड, यूनिसेफ, विश्व बैंक, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि मानव कल्याण में कार्य कर रही है। आदर्शवादी उपागम मानते हैं कि दुनिया में जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो मानवता के कल्याण में, मानवता की भलाई के लिए। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। 1945 के बाद आज जो है 2023 चल रहा है, यानी लगभग 78 साल हो गए, 78 साल हो गए। 78 सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका हुआ है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कोई हिंसक संघर्ष नहीं हुआ, बहुत सारे सैनिक संघर्ष हुए, लगभग 300 के करीब सैनिक संघर्ष हुए, बहुत सारे देशों का युद्ध स्तर पर टकराव हुआ, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने में ये संगठन पूरी तरह से सफल रहा। तो आदर्शवादी उपागम जितने भी हैं वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में व्यक्तियों की, राष्ट्रों की सोच जो है वो राष्ट्रीय सीमाओं से पार जा कर के अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है, जिससे पूरे विश्व में शांति बनी रहती है, पूरे विश्व में सहयोग एवं समन्वय की भावना बनी रहती है और इससे राष्ट्रों की एकता, अखंडता, संप्रभुता सुनिश्चित रहती है। आदर्शवादी उपागम के समर्थक मानते हैं कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में ही विश्वास है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति जो है वो पूरे विश्व के लिए लाभदायक है। आदर्शवादी मानते हैं कि जिस तरह से अकेला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, वैसे ही दुनिया में राष्ट्रों को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के संपर्क में आना पड़ता है। अगर राष्ट्र इस विचार को धारण कर ले कि शांति के साथ रहकर ही राष्ट्रों का अस्तित्व विकास सुनिश्चित हो सकता है, तो पूरी दुनिया से टकराव व संघर्ष समाप्त हो जाएगा और पूरे विश्व में शांति एवं सहयोग स्थापित होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अकेला जो राष्ट्र है वो तब तक सुरक्षित नहीं है, तब तक वो शांत नहीं रह सकता, तब तक उसकी एकता, अखंडता बनी नहीं रहेगी जब तक कि पूरी दुनिया में शांति नहीं है। जब दुनिया के सभी राष्ट्र जो है शांति में विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया के राष्ट्रों
का विकास होगा। राष्ट्रों के अंदर सहयोग, बंधुत्व और परस्पर लेन देन का जो न्यायपूर्ण व्यवहार है वो बना रहेगा। अब बहुत सारे विद्वान यही मानते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरी तरह से व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। दुनिया के जो संबंध है आपस में वो पूरी तरह से यथार्थ पर आधारित है, आदर्श पर आधारित नहीं है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मधुर संबंध बनाता है, वो मानवीय आधार पर नहीं बना रहा, बल्कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे नेशनलिज्म के हिस्सों की पूर्ति के लिए जो है दूसरे राष्ट्रों के साथ ऐसे संबंध बनाता है। आलोचक मानते हैं कि शांति की धारणा जो है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। आलोचक ये मानते हैं कि राष्ट्रों के लिए काल्पनिक एवं अव्यवहारिक है। राष्ट्रों के सामने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, वह चाहे शांति से हो चाहे युद्ध से हो। जब राष्ट्रों को ये लगता है कि उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो रही तो वो युद्ध का सहारा लेते हैं। 1945 से लेकर के 1991 के बीच यूएसए और यूएसएसआर के बीच लंबा संघर्ष चला, जिसे कोल्ड वार का नाम दिया गया। वो कोल्ड वार हॉट वार में कन्वर्ट क्यों नहीं आया कि क्योंकि दोनों तरफ से जो है दोनों पक्ष काफ़ी मजबूत थे और दोनों पक्ष टकराते तो भारी नुकसान होता था। इसलिए ये एक प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर था, शक्ति का संतुलन था, और इसी से जो है लंबे समय तक कोल्ड वार हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हो सका। तो आलोचक मानते हैं कि शांति एक काल्पनिक धारणा है। दुनिया में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो शांति के बल पर अगर उसके राष्ट्रीय हित पूरे नहीं होते तो शांति को छोड़ने में देर नहीं लगाता, बल्कि युद्ध का, हिंसा का और दूसरी कूटनीति का सहारा लेता है। आलोचक यही मानते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध स्वाभाविक है। हम पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि राजाओं ने अपने हितों की पूर्ति के लिए युद्ध का सहारा लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी विश्व में राष्ट्रों के बीच काफ़ी हिंसक संघर्ष हुए। राष्ट्रों ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं संप्रभुता का उल्लंघन किया। उदाहरण के लिए 1990 में इराक द्वारा कुवैत को अपना अंतिम प्रांत घोषित करना। तो युद्ध जो है स्वाभाविक है, हम युद्ध से पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रों के अपने इंटरेस्ट हैं और वो इंटरेस्ट जो है शांतिपूर्ण ढंग से पूरे नहीं होते, या किसी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा उत्पन्न है तो वो राष्ट्र जो है हिंसा का, युद्ध का, टकराव का, तनाव का सहारा लेता है। इसलिए आलोचक मानते हैं कि युद्ध जो है वो पूरी तरह से सार्वभौमिक है। युद्ध के अस्तित्व से हम इनकार नहीं कर सकते। आलोचकों का यही मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्राथमिक तत्व है। हंस जे मार्गेंतो ने तो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति संघर्ष है, शक्ति संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। सामान्य राजनीति की तरह जैसे जॉर्ज कैटलिन ने माना है कि ऑल पॉलिटिक्स बाय इट्स नेचर इज पावर पॉलिटिक्स, शक्ति की राजनीति है। चाहे लोकल लेवल की पॉलिटिक्स हो, स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, हर प्रकार की पॉलिटिक्स में राजनीति का रोल रहता है, शक्ति का रोल रहता है। शक्ति के बिना राजनीति जो है वो है प्रभावहीन होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति के प्राथमिक प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आदर्शवादी उपागम के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन नहीं कर सकते। आलोचक यही मानते हैं कि मानवीय मूल्य केवल बनावटी है। राष्ट्र दुनिया को खुश करने के लिए मानवीय मूल्यों पर भाषण देते हैं। व्यवहार में राष्ट्र राष्ट्रीय मूल्यों को लागू करके राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हिंसक संघर्ष इसका एक सुंदर उदाहरण है। यानी मानवीय मूल्यों पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, मानव धर्म पर टिकी हुई है, ये कहना जो है बिल्कुल एक भ्रामक है, एक प्रकार से एक कल्पना है।
वास्तव में हर राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, हर राष्ट्र अपना उसमें स्वार्थ देखता है, हर राष्ट्र अपना कल्याण देखता है और उसी के आधार पर जो है वो दूसरे राष्ट्रों की मदद करता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ सहयोग करता है, संधि करता है, समझौते करता है, युद्ध करता है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मानवीय आदर्शवादी उपागम से नहीं कर सकते। आलोचक ये मानते हैं कि निरंकुशता से भय है। यथार्थवादी और व्यवहारवादी चिंतक मानते हैं कि राष्ट्र किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निरंकुशता का निर्भय पक्षपात रहित रहकर विरोध नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में समानता का दर्जा प्राप्त होने पर भी विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय बनी है, इसका नेतृत्व अमेरिका कर है। यानी निरंकुशता से एक प्रकार का भय। विश्व के राजनीतिक इतिहास को देखें तो बहुत सारे निरंकुश राजा हुए, उन्होंने अपने जो नियम बनाए, कानून बनाए, तो उनका जो है दूसरे लोग या राष्ट्र जो है विरोध नहीं कर सके। जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इटली के निरंकुश शासकों का बड़ा योगदान रहा। राष्ट्रसंघ के बाकी जो सदस्य राष्ट्र थे वो चाहकर भी इन दो राष्ट्रों का विरोध नहीं कर सके और धीरे धीरे इन राष्ट्रों की निरंकुशता ने सेकंड वर्ल्ड वॉर का आगाज कर दिया। इसलिए आदर्शवाद की शांति की ये धारणाएं जो है निर्मूल है। आलोचक मानते हैं कि मानव स्वभाव के नकारात्मक पक्ष पर ध्यान नहीं गया। आदर्शवादी उपागम कहते हैं कि मानव स्वभाव में अच्छाई है, दया है, प्रेम है, न्याय है, सहनशीलता के गुण विद्वान है। लेकिन आलोचक मानते हैं कि मानव स्वभाव में नकारात्मकता भी है। मानव में हिंसा का चरित्र भी है, घृणा का चरित्र भी है, द्वेष का, तनाव का, स्वार्थ का, निरंकुशता का, ये सभी चरित्र भी हैं। मानव में अंतर है, सभी मानव एक जैसे नहीं है। सभी मनुष्यों का व्यवहार सकारात्मक नहीं है। सकारात्मक व्यवहार वाले मनुष्य कम हैं और नकारात्मकता वाले जो है व्यक्ति ज़्यादा हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर नहीं कर सकते। अगर आदर्शवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करते तो पूरी दुनिया में अब तक युद्ध नहीं होते। 2 बड़े विश्व युद्ध हो चुके अब तक, जिसमें अपार मात्रा में जनधन की हानि हुई है। इसके बावजूद भी अन्य सैकड़ों हिंसक सैनिक संघर्ष हुए राष्ट्रों के बीच। तो जो आदर्शवाद है वो एक कोरी कल्पना है। आलोचक मानते हैं कि विषमता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। पूरे विश्व में विषमता का बोलबाला है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र विषमता के आधार पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं, दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। 1945 से 1991 के बीच सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध ने विषमता का ही परिचय दिया। अभी भी यूएनओ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 193 मेंबर जो है राष्ट्र मेंबर है, इसमें सभी राष्ट्रों के वोट की वैल्यू एक मानी गई है, समानता का दर्जा दिया गया है। उसके बावजूद भी 5 वीटो पावर कंट्री जो है वो समय समय पर अपनी विषमता दिखाते हैं। वो डबल वीटो का प्रयोग करते हैं। एक बार कोई विषय जो सुरक्षा परिषद में आया है वो इम्पोर्टेंट है या साधारण है तब वीटो करते हैं, और दूसरी बात जब प्रस्ताव पारित करने की बात आती है तो फिर वीटो ना कर देते हैं। तो ये कहना है कि दुनिया समता के आधार पर है, समता के आधार पर नहीं है। दुनिया में हर जगह विषमता पाई जाती है, ऐसा आलोचक मानते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हम आदर्शवादी उपागम से नहीं कर सकते। आलोचकों का यही मानना है कि विश्व राज्य एक कोरी कल्पना है, एक आदर्शवादी काल्पनिक विचार है। अनेक राजनीतिक चिंतकों ने विश्व राज्य की धारणा दी है। भारत में भी स्वामी विवेकानंद और दूसरे विद्वानों ने कहा है कि विश्व राज्य होना चाहिए। ये सिर्फ काल्पनिक है, कल्पना में, आदर्श में, व्यवहार में आज तक स्थापित नहीं हुआ। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में भी शक्ति की राजनीति का वर्चस्व है। यूएनओ जो सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, उसमें भी विकासशील और छोटे राष्ट्रों की भूमिका जो है वो नामात्र की है, सीमित है। वीटो पावर कंट्री और जितने डेवलप्ड कंट्री हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नियमों को, कानूनों को पास करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व राज्य एक परिकल्पना है। दुनिया का हर राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीयता की सीमा से बाहर नहीं जा पा रहा, राष्ट्रीयता की संकीर्णता को वो तोड़ नहीं पा रहा। इसलिए आदर्शवाद जो है वो मात्र एक भ्रम है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन आदर्शवादी उपागम से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बड़ी शक्तियों का महत्व है। राष्ट्रसंघ की मृत्यु में इटली, जर्मनी, जापान की निरंकुशता की भूमिका रही। जर्मनी ने बहुत सारे राष्ट्रों पर कब्जा कर लिया, आक्रमण कर दिया, पोलैंड और दूसरे देशों पर। इसी तरह इटली की निरंकुशता रही। इन 3 देशों की निरंकुशता ने सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया। लीग ऑफ नेशन का भी उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा, सहयोग बनाए रखने था, लेकिन समय समय पर बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों पर हमला करते रहे, छोटे राष्ट्रों के क्षेत्रों को कब्जाते रहे। तो इससे क्या कि दुनिया में एक संदेश गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो भी समता पर आधारित नहीं है, वहाँ पर भी पावर का गेम है। जिस तरह से समुद्र के अंदर बड़ी मछली छोटी को खाती है, जंगल के अंदर बड़ा जानवर छोटे जानवरों को खा जाता है, उसी तरह का व्यवहार जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में है। जो पावरफुल कंट्री हैं वो विकासशील देशों का, निर्धन देशों का, कमज़ोर देशों का हर तरह से शोषण करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये भी विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें 188 कंट्रीज है, उनको वीटो पावर नहीं दी गई, 5 राष्ट्रों को वीटो पावर दी गई है। और समय समय पर ऐसे प्रस्तावों के विरुद्ध वो वीटो लगा देते हैं जिसमें 14 कंट्री एक तरफ और एक अकेला कंट्री जो है वो वीटो लगा करके पूरे प्रस्ताव को रद्द करता है। जैसे भारत ने जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा इत्यादि संगठनों को लेकर के आतंकवाद की लिस्ट में डालने के लिए प्रस्ताव पारित किया, लेकिन चीन ने इसमें कई बार वीटो किया। अब भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान वीटो पावर गेन करना चाहते हैं, लेकिन हर राष्ट्र के अपने शत्रु है। लेकिन भारत को लेकर के जैसे चाइना और पाकिस्तान नहीं चाहते कि यूएनओ का ये वीटो पावर कंट्री बने, इसी तरह से ब्राज़ील को लेकर, जर्मनी को लेकर के, जापान को लेकर के अन्य देश नहीं चाहते कि ये राष्ट्र वीटो पावर ग्रहण करे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर्शवाद जो है एक कोरी कल्पना है। आलोचक ये मानते हैं कि शक्तिशाली सहअस्तित्व है, यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो धारणा है वो काल्पनिक है, वो भ्रामक है। कोई भी राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के साथ शांति से नहीं रहना चाहता, बल्कि दूसरे राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। शक्तिशाली सहअस्तित्व है, एक बड़ा राष्ट्र जो है छोटे राष्ट्रों पर हमेशा नियंत्रण रखता है, उनको दबाए रखता है, उनके ऊपर जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति थोपता है, और इसी से जो है छोटे राष्ट्र किसी प्रकार से उसका विरोध नहीं कर सकते। दुनिया में निर्धन और छोटे राष्ट्रों को निर्णायक महत्व प्रदान नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महान शक्तियों के इर्द गिर्द राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एक काल्पनिक विचार है। आधुनिक चीन के निर्माता का कथन है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नाल से निकलती है। भाव ने कहा था कि पावर जो है वो बंदूक के बल पर है, यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली है वही सही है, वही जो कर रहा है उसका कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। तो आदर्शवाद की जो धारणा है वो आलोचक मानते हैं एक कोरी कल्पना है, व्यवहार में इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र के विकास से जुड़े हैं, और उसमें मानवीय मूल्यों का, आदर्श का जो महत्व है वो गौण हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण की क्या भूमिका है, आदर्शवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है, आदर्शवादी दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं, और आलोचक किस तरह से इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हम आदर्शवादी दृष्टिकोण से नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, पूरी तरह से आदर्श है, इसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र यथार्थवादी है, वो अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखता है, राष्ट्र की एकता को देखता है, राष्ट्र की अखंडता को देखता है, उसी के आधार पर वो दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार करता है, मानवीय आधार पर किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता। तो आदर्शवादी उपागम से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।